जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एजुकेयर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून के करंट अफेयर्स। ये आपके मेनली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट सेशन बनता है। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए डेली, मंथली, वीकली या फिर स्टैटिक पोर्शन के एमसीक्यू फॉर्मेट में किसी प्रकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ है गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA। इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, GKRA कंप्लीट्स 2 ईयर्स। क्या हुआ कोरोना के काल में, जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने राज्य में लौट रहे थे तो उन्हें रोजगार की सख्त आवश्यकता थी। उसी रोजगार को आवश्यकता पूरा करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 जून को 20 को ये स्कीम लॉन्च की, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसका मकसद था कि तुरंत उन्हें रोजगार प्रोवाइड करवाना और उनके जो लाइवलीहुड है उसको कंटिन्यू रखना माइग्रेंट वर्कर्स को। ये इन्हीं के लिए लॉन्च की गई ये स्कीम है, याद रखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और इसने रिसेंटली 20 जून 2022 को 2 साल पूरे कर लिए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न ये बनेगा कि इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को हैंडल कौन कर रहा है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ये याद रखिए। और इसकी लॉन्च डेट याद रखिए और इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। बस 3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बनती हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। साल्ट सेक्टर इज़ इन न्यूज़। साल्ट सेक्टर यानी नमक का जो सेक्टर है वो भी रिसेंटली न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था कि साल्ट सेक्टर भी क्राइसिस फेस कर रहा है। क्राइसिस ऐसे फेस कर रहा है कि नमक तो बहुत ज़्यादा बन रहा है लेकिन इसको खरीदार कम बन रहे। ओवरऑल इंडस्ट्री को इवन कॉस्ट भी उन्हें कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। इतनी हालत ख़राब है साल्ट की, नमक की। तो इसी के कारण, यानी आपको पता है साल्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस में नहीं आता, MSP में नहीं आता है। और अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो गवर्नमेंट इसे बर्न नहीं करती है। तो बस इसी के रिगार्डिंग साल्ट सेक्टर न्यूज़ में था। इसकी डिमांड थी कि इसे भी फार्मर यानी फार्मिंग सेक्टर में लाया जाए और इसे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि साल्ट सेक्टर अभी माइनिंग इंडस्ट्री में आता है और इसे MSP नहीं मिलती है। तो बस इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था कि इसे भी MSP में इंक्लूड किया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि नमक के जो प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं वह भी एक तरह से फार्मर ही कहलाते हैं, वह एक तरह से फार्मिंग में ही इन्वॉल्व है। तो याद रखिए, साल्ट सेक्टर की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में साल्ट के मामले में इंडिया 30 नंबर पर आता है। तीसरा सबसे बड़ा साल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सबसे ज़्यादा US प्रोड्यूस करता है, उसके बाद चाइना प्रोड्यूस करता है। और साल्ट में अगर स्टेट वाइज बात करें तो इंडिया में गुजरात सबसे ज़्यादा साल्ट प्रोड्यूस करता है, यानी मोर देन 80% साल्ट ओनली गुजरात स्टेट प्रोड्यूस करता है। और पूरे वर्ल्ड का जितना भी नमक प्रोड्यूस होता है उसमें 70% नमक तो सिर्फ कहाँ से आता है, सी से आता है, समुद्र से प्रोड्यूस किया जाता है 70% नमक। याद रखिए, साल्ट सेक्टर किस इंडस्ट्री में आता है, माइनिंग में आता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है साल्ट सेक्टर किस सेक्टर में आता है, तो माइनिंग इंडस्ट्री में आता है। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द सेंटर्स फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है एजुकेशन में, ये है इस इंडेक्स का मकसद। इस इंडेक्स को प्रिपेयर करना शुरू किया गया था जून 2021 में और इसे प्रिपेयर किया गया है डेटा फ्रॉम द 2019 से लेकर 2022 तक, फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020, इन 2 सालों का डेटा तैयार किया गया है। और इस डेटा में बनाया गया है 83 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है। 83 इंडिकेटर्स है एजुकेशन के, क्या क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। और इन 83 इंडिकेटर्स में 600 पॉइंट्स को डिक्लेयर किया गया, 600 पॉइंट्स को बताया गया है कि इस 83 इंडिकेटर्स में 600 पॉइंट्स दिए जाएंगे उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और इसमें और भी कैटेगरीज डिवाइड की गई है। अगर इन 600 पॉइंट में से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट 90% अगर पॉइंट्स लेकर आता है, 90% या उससे ऊपर पॉइंट्स लेकर आता है तो उसे बोला जाएगा दक्ष। और अगर वह 81% से लेकर 90% के बीच में लेकर आएगा तो उसे बोला जाएगा उत्कर्ष। और अगर वह 71 से 80 के बीच में उसे अति उत्तम, फिर उसके बाद में उत्तम, फिर उसके बाद में आगे और भी कैटेगरीज है 10% तक। जो मिनिमम लास्ट जो कैटेगरी है, जो 10% की कैटेगरी, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट 10% या उससे कम आता है तो उसे बोला जाएगा आकांक्षी 3 उसे बोला जाएगा, लोएस्ट को बोला जाएगा आकांक्षी 3।
अब इस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है? सबसे टॉप देखिए, दक्ष में तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं आया है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने 90% या उससे ऊपर स्कोर नहीं किया है। 3 डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान के, उन्होंने उत्कर्ष में टॉप किया है, यानी 81% से लेकर 90% के पॉइंट्स हासिल किए राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट, और तीनों डिस्ट्रिक्ट ही राजस्थान के हैं और राजस्थान ने ही टॉप किया है। तो वो कौन कौन से हैं? सीकर है, जयपुर है और झुंझुनू है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है जो 81% से लेकर 90% के बीच में आते हैं और इन्होंने ही टॉप किया, और तीनों में भी किसने टॉप किया है? सीकर ने टॉप किया है। अब अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि किस स्टेट के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड है या सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ने पॉइंट्स ज़्यादा गेन किए हैं, तो राजस्थान के 24 डिस्ट्रिक्ट्स ने गेन किए हैं पॉइंट्स, और उसके बाद पंजाब के 14 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, फिर गुजरात के 13 डिस्ट्रिक्ट ही इससे पूरी ग्रेडिंग में आते हैं, फिर केरला। तो आप देख सकते हैं ये परफॉर्मेंस के मामले की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस के मामले में, नहीं कि एजुकेशन की क्वालिटी के मामले में। एजुकेशन क्वालिटी तो ऑब्वियसली केरला की अच्छी है, लेकिन क्वालिटी के मामले में केरला टॉप है, लेकिन परफॉर्मेंस किसका है बेहतर? यानी पिछले कंपैरिजन में अभी की बात करें तो कंपैरिजन में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो इस हिसाब से कि राजस्थान के ये तीन डिस्ट्रिक्ट टॉप पर आते हैं। इतना कुछ आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन मिनिस्टर आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, अगली न्यूज़ है, कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जो कि डोनर मिनिस्टर है, और इन्होंने इनोग्रेट किया है जो ज्योतिर्गम्य फेस्टिवल। ज्योतिर्गम्य फेस्टिवल हेल्ड कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ है। ज्योतिर्गम्य फेस्टिवल का देखिए मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो हिडन परफॉर्मर्स है, यानी जो सिंगर्स है जिनके पास यानी एक तरह से वॉइस है, उनके पास क्वालिटी है, उनके पास टैलेंट है, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं है, बस उन लोगों को प्रमोट करने के लिए ज्योतिर्गम्य फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था संगीत नाटक अकेदमी के द्वारा। संगीत नाटक अकेदमी जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आर्ट है जो एक सिंगिंग की आर्ट है उसे प्रमोट करना इसका उद्देश्य है, और इसे 1953 में बनाया गया था। अब रिसेंटली इसी ने ऑर्गेनाइज करवाया ज्योतिर्गम्य फेस्टिवल, और इसे इनोग्रेट किसने किया? जी किशन रेड्डी के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया। अब इसमें टैलेंट किन किन के, यानी टैलेंट ना केवल लोगों के बल्कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी प्रमोट करना है। जो रेयर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कहीं ना कहीं यूज़ किए जाते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट किसी ज़िले में, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं है, वो फेमस नहीं, तो उनको पॉपुलराइज करना, ये उसका मेन उद्देश्य है। जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं, जो स्ट्रीट तक ही लिमिटेड ना रहकर उसे पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में नेशनल लेवल पर उन्हें लेकर आना, ये सारा मकसद है संगीत नाटक अकेदमी का। ओवरऑल टैलेंट को प्रमोट करना संगीत नाटक अकेदमी का मेन उद्देश्य है। तो याद रखिए, ज्योतिर्गम्य फेस्टिवल कहाँ रिसेंटली होस्ट हुआ? न्यू दिल्ली में। किसने होस्ट करवाया? संगीत नाटक अकेदमी ने। और इनोग्रेट किसने किया? कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने। अगली न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड द सेस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी। सेस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी किस काम की है? ये है भूकंप का पता लगाने की एक ऑब्जर्वेटरी। भूकंप कब आया, कहाँ आया, कितने स्पीड में आया, ये सारी चीज़ें पता लगाता है सेस्मोलॉजी। और ये ऑब्जर्वेटरी रिसेंटली इनोग्रेट की गई जम्मू कश्मीर के दनदयाल एरिया में, यानी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है दनदयाल एरिया, और दनदयाल एरिया में रिसेंटली ये सेस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी बनाएगी। ये ना तो जम्मू कश्मीर की पहली है ना देश की पहली है, ये जम्मू कश्मीर में तो तीसरी है, थर्ड है जम्मू कश्मीर में, और पूरे इंडिया में बात करें तो काफ़ी सेस्मोलॉजीज हर जगह इंस्टॉल है। लेकिन रिसेंटली एक और सेस्मोलॉजी इनोग्रेट की गई जम्मू कश्मीर के दनदयाल एरिया में, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसे इंस्टॉल किया गया है इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है, और इसे हेड किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो याद रखिए, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसी ने रिसेंटली इनोग्रेट किया है सेस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी। और जो इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंतर्गत आता है। इसे बनाया जाएगा 20 लाख रुपीज़ के कॉस्ट पर बनाया जाएगा। जी, ये कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती नहीं है, आप याद रखिए। सेस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी रिसेंटली कहाँ इनोग्रेट की गई? उधमपुर दनदयाल एरिया में इनोग्रेट किया गया। अगली न्यूज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली। मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं बाजरा। तो बाजरा यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलेट्स। ऑब्वियसली मिलेट्स के रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स बताना, उसके प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाना, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसे रिसेंटली कहाँ होस्ट किया गया? न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। और इसे होस्ट किसने किया, इसे इनोग्रेट किसने किया? तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, इनके द्वारा इसे कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया गया।
और इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, ये इसकी थीम है। याद रखिए प्रोडक्शन के मामले में इंडिया पूरी दुनिया का 41% मिलेट्स इंडिया प्रोड्यूस करता है। 41% सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता है पूरे मिलेट्स का, यानी टॉप है इंडिया मिलेट्स में। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो देखिए स्टेट वाइज बात करें देखिए राजस्थान टॉप पर है, उसके बाद और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स है और भी कई राज्य हैं जो मिलेट्स का प्रोडक्शन हाईएस्ट करते हैं, लेकिन राजस्थान सबसे ज़्यादा करता है। याद रखिए ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होस्ट हुई, न्यू दिल्ली में होस्ट हुई है। अगली न्यूज है दिल्ली एंड यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट अप ऑक्सीजन प्लांट टू सपोर्ट 750 बेड्स इन गोविंद भाला पंत हॉस्पिटल। गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल में रिसेंटली 750 बेड की कैपेसिटी में जितना ऑक्सीजन चाहिए, 750 बेड्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन का प्लांट रिसेंटली बनाया गया है। किस किस के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर रिसेंटली ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। ये ऑक्सीजन प्लांट फ्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जो कि 1050 लीटर पर मिनट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। 1050 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट में प्रोड्यूस करेगा, जो कि 750 बेड्स को यानी उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तो याद रखिए दिल्ली गवर्नमेंट और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों ने मिलकर इसे बनाया है और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगली न्यूज़ है राजस्थान बर्ड विलेज सेट टू डिक्लेयर वेटलैंड डिक्लेयर करने जा रहे हैं बर्ड विलेज को। और बर्ड विलेज किसी विलेज का नाम नहीं है, ये एक विलेज की उपाधि है, यानी जिस विलेज का नाम है उस विलेज का जो विलेज उसका नाम है मैनार विलेज, और उस मैनार विलेज को बोला जाता है बर्ड विलेज। बर्ड विलेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मोर देन 150 स्पेसीज रहती है बर्ड्स की, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम माइग्रेटरी बर्ड्स इसी मैनार विलेज में ही आते हैं, तो इसीलिए इसे बर्ड विलेज भी कहा जाता है। और यहाँ पर 2 लेक्स है, 2 लेक्स है, जिसमें एक का नाम है ब्रह्मा और एक का नाम है दंद। एक का नाम है ब्रह्मा और एक का नाम है दंत, दोनों लेक्स का नाम याद रखिए। ये दोनों लेक्स इसी गांव में हैं और यहाँ पे हाईएस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, मोर देन 150 स्पेसीज यहाँ रहती है। बस इसी के कारण रिसेंटली अनाउंस किया गया कि बर्ड विलेज यानी मैनार विलेज को वेटलैंड डिक्लेयर किया जाएगा। किसी भी जगह को वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में हेल्ड हुआ था रामसर जगह में, जो कि एक ईरान में एक जगह है। यहीं पे 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था और इसी के अकॉर्डिंग, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया जाता है। हर साल 2 फेब को 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाते हैं, ये डे याद रखिए। राजस्थान में ऑलरेडी पहले 2 वेटलैंड्स है, जिसमें एक है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, एक है सांबर साल्ट लेक। ये 2 चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही यानी 2 वेटलैंड्स हैं, केवलादेव घाना और रामसर और ये सांबर साल्ट लेक। सांबर साल्ट लेक जो कि सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। याद रखिए बर्ड विलेज कहाँ पर है, राजस्थान में। मैनार विलेज कहाँ पर है, राजस्थान में। इसे वेटलैंड डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अगली न्यूज है नीति आयोग लॉन्चेज ए रिपोर्ट टाइटल इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। देखिए गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स वो होते हैं जो रेगुलर जॉब नहीं करते हैं। रेगुलर जॉब करने का यहाँ पर मतलब है किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया, 10 दिन काम किया, उसके बाद दूसरा एम्प्लॉयर चूज़ कर लिया, दूसरे एम्प्लॉयर के पास 5 दिन काम किया, फिर उसके बाद दूसरे एम्प्लॉयर के पास। तो ये जो वर्कर्स होते हैं ये गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ये किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, चाहे वह अपन कह सकते हैं कि चाहे वह माइनिंग में हो, चाहे मिट्टी खदान में हो, या फिर किसी इवन कंप्यूटराइज सेक्टर में भी अगर कोई डिजिटल वर्क है उसमें भी कई बार होता है कि ये कंप्लीट काम हो गया 15 दिन बाद में, तो ठीक है कंप्लीट हो गया, उसके बाद में वर्कर छोड़ दिया एम्प्लॉयर को और दूसरे वर्कर को ले लिया, उसके काम को कंप्लीट किया, फिर उसको छोड़ दिया। तो ये होता है गिग वर्कर्स। तो इनकी जो इकोनॉमी है, जो इंडिया की जो बूमिंग हो रही है गिग वर्कर्स की, ये टारगेट किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि 2029-2030 तक 2.35 करोड़ तक हो जाएगी। ये गिग वर्कर्स की जो संख्या है वह 2.35 करोड़ हो जाएगी 2019-30 तक। ये कहना है इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के द्वारा। और इसे रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी किसके द्वारा रिलीज़ की गई? तो आंसर बनेगा नीति आयोग। याद रखिए। अगली न्यूज़ है The Ministry of Dairy and Animal Husbandry launches One Health
पायलट प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक जो कह सकते हैं हम रिसर्च कह सकते हैं या ट्रीटमेंट कह सकते हैं या फिर किसी प्रकार की सॉल्यूशन कह सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वह सभी एक ही जगह हो, किस किस का, ह्यूमंस का, एनिमल्स का और एनवायरनमेंट का, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इन सारी चीज़ों की जो अलग अलग, क्योंकि ह्यूमंस में अलग प्रकार की बीमारियां होती है, एनिमल्स में अलग प्रकार की बीमारियां होती है, एनवायरनमेंट को है जो नुकसान पहुंचाने वाले अलग से फैक्टर्स हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक जगह अंडरस्टैंड किया जाए और उनको सभी को एक साथ रोका जाए, क्योंकि रीज़न क्या है कि ह्यूमंस में अगर कोई बीमारी होती है एनिमल से तो वो होती है जूनोटिक आउटब्रेक बोला जाता है, तो वह उसे कैसे रोका जा सके, हमारे हेल्थ से, एनिमल्स के हेल्थ से, एनवायरनमेंट के हेल्थ को क्या नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें समझा जा सके। ये सारी चीज़ें एक ही जगह होगी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी के लिए वन हेल्थ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा, यानी पायलट प्रोजेक्ट पर, यानी स्टार्टिंग फेज़ पे यहाँ बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जैसे अगर इसमें कुछ यानी इसका अगर ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके पूरे ओवरऑल इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी और भी वन हेल्थ जो ओपन किए जाएंगे हर जगह पर। तो याद रखिए इसे बेंगलुरु में ओपन किया जा रहा है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग, एनिमल एंड हस्बेंड्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन ये किसके साथ मिलकर लॉन्च कर रही है, ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और बिल एंड मेलिंडा गेट्स, इसके दोनों के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है USD 250 मिलियन यानी $250 मिलियन फंडिंग टू गोल प्रोजेक्ट एन एजुकेशन प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक लोन दे रहा है, किसको दे रहा है, गुजरात को दे रहा है। गुजरात को किस प्रोजेक्ट के लिए, गोल प्रोजेक्ट के लिए। कितना दे रहा है, 250 मिलियन फंडिंग दे रहा है। इतना ही आप याद रखिए, $250 मिलियन का लोन दिया जा रहा है गोल प्रोजेक्ट को गुजरात के। अब ये गोल प्रोजेक्ट क्या है, गोल प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म होती है गुजरात आउटकम्स फॉर एक्सेलरेटेड लर्निंग। ये गोल प्रोजेक्ट है एजुकेशन को इम्प्रूव करने का। सिंपल याद रखिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गुजरात ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उस प्रोजेक्ट का नाम है गोल प्रोजेक्ट। और इस गोल प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया था इन द ईयर मार्च 2021 में। लेकिन फिर से इसके पास फंडिंग की कमी है गुजरात के इस गोल प्रोजेक्ट को, और फिर से वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया है। तो याद रखिए टोटल वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन लोन दे चुका है वर्ल्ड बैंक। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कितना लोन दिया गया है गोल प्रोजेक्ट को, और इतना याद रखिए गोल प्रोजेक्ट किस राज्य का है। अगली न्यूज़ है 150 मिलियन फंडिंग टू सपोर्ट रिकवरी ऑफ इंडियाज़ फिशरीज सेक्टर बाय वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक ने फिर से एक और लोन, काफ़ी लोन दिए हैं, अभी 1-2 लोन और आएंगे अभी तक। तो 150 मिलियन का लोन किसे दिया गया है, टू रिकवर इंडियाज़ फिशरीज सेक्टर। इंडिया के फिशरीज सेक्टर को रिकवर करने के लिए 150 मिलियन फंडिंग दी गई। रिकवर करने का मतलब क्या है, कोविड के कारण जितना भी नुकसान हुआ है फिशरीज सेक्टर को, उसको फिर से रिकवर किया जाना, यह है इस लोन का उद्देश्य। तो इंडियाज़ का प्रोडक्शन 40% फॉल हो चुका है, गिर चुका है, और कोविड के कारण बस इसी के रिगार्डिंग इसी को वापस से अपने स्तर पर लाने के लिए 150 मिलियन का लोन दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये वर्ल्ड बैंक दिया गया है अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस स्कीम का मकसद यही है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, फिशरी सेक्टर को बढ़ाना, इंडिया में मत्स्य मीन्स फिश सेक्टर को बढ़ाना, याद रखिए। अगली न्यूज़ है 162 मिलियन फंडिंग, फिर से वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया। अब ये किसको दिया गया, राइट प्रोजेक्ट्स को। अब ये राइट्स प्रोजेक्ट किसका है, ये तमिलनाडु का। गोल प्रोजेक्ट किसका है, गुजरात का है। अब राइट प्रोजेक्ट किसका है, तमिलनाडु का। राइट्स प्रोजेक्ट किसके रिगार्डिंग है, ये है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट, सो ऑब्वियसली उनके द्वारा जो समस्याएं फेस की जाती है उन्हें दूर किया जाना, उनको जो एसेसरीज चाहिए उन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को वो प्रोवाइड करवाना, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, उन्हें यानी इंक्लूजन की ओर ले जाना, चाहे डिजिटल हो किसी प्रकार का। कुल मिलाकर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको एक लाइफ प्रोवाइड करवाना, ये है मकसद है राइट्स प्रोजेक्ट्स का। और ये राइट्स प्रोजेक्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसी तमिलनाडु के प्रोजेक्ट को 162 मिलियन का फंडिंग दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, याद रखिए इतना। अगली न्यूज़ है ICICI बैंक लॉन्चेस डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है कैंपस पावर। कैंपस पावर, ये पावर जो कैंपस पावर है, ये सिर्फ और एजुकेशन जो
जगह है, यानी एक हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूशंस है, वहीं पर ये कैंपस इस्टेब्लिश किया जाएगा और वहाँ पर स्टूडेंट्स को बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये मकसद है यानी कैंपस पावर का। और कैंपस पावर की पहली ब्रांच कहाँ ओपन की गई? आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर में। अब आईआईटी कानपुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह आईसीआईसीआई बैंक्स में अपनी सभी प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कैंपस में उनको हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। ये है कैंपस पावर और इसे रिसेंटली लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। संदीप बख्शी इसके एमडी एंड सीईओ है। इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगली न्यूज़ है सेंगेटा इंडिया लॉन्चेस प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम फॉर चिली फार्मर्स। चिली फार्मर्स यानी मिर्ची के जो किसान हैं उन लोगों को प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम यानी उनको गारंटी दी जाएगी मिनिमम अमाउंट की। ये है प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम और ये लॉन्च की गई है चिली फार्मर्स के लिए। और चिली फार्मर्स किस पर्टिकुलर एरिया के? तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, यानी जो चिल्ली के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो इसी को प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की जा रही है। किसके द्वारा? सेंगेटा इंडिया के द्वारा। और सेंगेटा क्या चीज़ है? सेंगेटा एक कंपनी है जो कि वेजिटेबल सीड्स और बेस्ट क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कराती है। अब ये तो इंश्योरेंस का काम नहीं करती, तो फिर इंश्योरेंस करवाएगा कौन? ये इंश्योरेंस करवाएगी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, AIC, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% ऑन कंपनी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इसके साथ मिलकर सेंगेटा ने पार्टनरशिप की है दोनों ने पार्टनरशिप करके प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है फॉर द चिली फार्मर्स। याद रखिए गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए लॉन्च की गई है। और ये जो मैंने बात की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है सेंगेटा, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, महाराष्ट्र। अगली न्यूज़ है द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड 250 मिलियन लोन्स। काफ़ी लोन दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड ए 250 मिलियन लोन फॉर इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी। कुल मिलाकर रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपए का लोन दिया है? तो $250 मिलियन का। $250 मिलियन में क्या क्या किया जाएगा? देखिए, एक तो एम्बुलेंसेस की जो सर्विसेज है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी, जो वॉलंटियर्स है या हम कह सकते हैं जो केयर गिवर्स है, जो फर्स्ट केयर गिवर्स है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कह सकते हैं एम्बुलेंस में जो एक तरह से जो फर्स्ट गिवर होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले पेशेंट्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाना है, कैसे उनको अर्जेंट सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें वो ट्रेन की जाती है। और इसी को प्रमोट करने के लिए, इसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, एम्बुलेंसेस को बढ़ावा देने के लिए और कई चीज़ों के लिए, ये अवेयरनेस था बढ़ाने के लिए, ये इन चीज़ों के लिए ये लोन दिया गया है। $250 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सिंपल आप याद रखिए कि रोड सेफ्टी के लिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट दिया है? 250 मिलियन लोन। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता, याद रख लिए कितने स्टेट्स के लिए दिया गया है? 7 स्टेट्स में मेनली इंप्लीमेंट किया जाएगा, सिर्फ 7 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। बिल्कुल भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतना याद रख लीजिए। नंबर याद रख लीजिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, कितने स्टेट्स के लिए, मुझे पता नहीं डिस्ट्रिक्ट्स का नाम क्यों ज़्यादा जाता है। तो ये कितने स्टेट्स के लिए? ये 7 स्टेट्स के लिए लॉन्च किया गया है, बस इतना याद रख लीजिए। अगली न्यूज है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI पब्लिश इट्स इको रिपोर्ट। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि इको रिपोर्ट्स कौन सी रिलीज़ करता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इको रिपोर्ट रिलीज़ की है और ये इको रिपोर्ट हर प्रकार से यानी इंडिया की जो GDP ग्रोथ इसको फोरकास्ट करने के लिए भी इको रिपोर्ट रिलीज़ करता है। और इसने रिसेंटली इनकम इनइक्विलिटी के रिगार्डिंग जो डेटा है उसको रिलीज़ करने के लिए भी इको रिपोर्ट की ही हेल्प ली है। तो कुल मिलाकर हर प्रकार के लिए SBI यूज़ करता है इको रिपोर्ट। तो सिंपल याद रखिए इको रिपोर्ट किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब इसने रिसेंटली क्या अनाउंस किया है कि इन्होंने कहा है कि जो इंडिया में इनइक्विलिटी इनकम के रिगार्डिंग उसमें यानी ग्रोथ हुई है। ग्रोथ होने का मतलब है कि डिक्लाइन हुई है, यानी पॉजिटिव साइन मिला है इंडिया की इनइक्विलिटी में, यानी एक तरह से डिक्लाइन हुआ है, जो डिफरेंस है इनकम का वह गैप कम हुआ है और इंडियन की जो इनकम इनइक्विलिटी है उसने पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। इसका अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो इन द ईयर 2001-2002 में ये थी एनुअल इनकम 18,000 पर पर्सन, एवरेज इनकम इतनी थी। लेकिन पूरे 20-22 साल में ग्रोथ की है मोर देन 9 टाइम्स, 9 गुना से भी ज़्यादा ग्रोथ की है और 18,000 से सीधा 1,76,024 इतना यानी ग्रोथ की है। और अब एनुअल इनकम कितनी है? 1,76,000 एवरेज एनुअल इनकम है पर व्यक्ति की इंडिया में।
और 18,000 से सीधा कितना आ गया 174। तो ये याद रखिए, ये डेटा याद रखिए, इको रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सिक्किम और गोवा में सबसे ज़्यादा पर कैपिटल इनकम है, और ये मोर देन 3 टाइम्स है। जो नेशनल एवरेज है 174 का भी मोर देन 3 टाइम है। तो याद रखिए सिक्किम और गोवा की सबसे ज़्यादा पर कैपिटल इनकम है। अगली न्यूज़ है ब्लूमबर्ग्स NEF रिलीजेज रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग NEF रिलीजेज ए रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम क्या है? फाइनेंसिंग इंडियाज़ 2030 रिन्यूएबल एम्बिशन। जो इंडिया के 2030 के जो एम्बिशंस हैं, आपको पता होने चाहिए सारे एम्बिशंस क्या क्या हैं, और उस एम्बिशंस के रिगार्डिंग ब्लूमबर्ग NEF ने डेटा रिलीज़ किया है कि उन्हें अचीव करने के लिए इंडिया को क्या एफर्ट्स लगाने होंगे। सबसे बड़ा एफर्ट्स है कि अमाउंट जो है वह 223 बिलियन का इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपको सारे टारगेट्स अचीव करने हैं या फिर आपको अचीव करना है विंड एंड सोलर कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030, तो आपको 223 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये कहना है इस रिपोर्ट का। और इंडिया के और भी कई टारगेट्स हैं, जैसे कि इंडिया का टारगेट है 50% जो यानी 50%, 50% इलेक्ट्रिसिटी है वह पूरे अपने इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाएगी उसका 50% सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए। ये टारगेट है एक। तो अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है कि जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है वह कार्बन एमिशन इंटेंसिटी 45% तक कम हो जानी चाहिए 2030 तक। ये एक और टारगेट है, यानी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है वह 45% कम हो जानी चाहिए 2030 तक। और ये किसके लेवल के अनुसार? 2005 के लेवल। 2005 में जितनी कार्बन इंटेंसिटी थी उसका 45% कम होना चाहिए, यानी 45% तक कम होना चाहिए बाय द ईयर 2030। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है नेट जीरो। यहाँ पर तो 45% की बात हो रही है, अब ये नेट जीरो 2070 तक 2070 तक नेट जीरो करना, ये टारगेट्स हैं। तो याद रखिए फाइनेंसिंग इंडिया 2030 रिन्यूएबल एम्बिशन किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? ब्लूमबर्ग NEF के द्वारा। इसने कहा कि 223 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है इंडिया को अगर ये टारगेट्स अचीव करने हैं। अगर आपको 500 गीगावाट 2030 तक इंस्टॉल करना है विंड एंड सोलर। अगली न्यूज़ है श्रीलंका रिवाइजेज मिनिमम एज फॉर माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स। आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं, इसमें इतना याद रखिए कि रिसेंटली किस कंट्री ने माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए मिनिमम एज को रिवाइज़ किया है? तो यह आंसर होगा श्रीलंका ने। अब श्रीलंका ने क्या रिवाइज़ किया? देखिए इन्होंने जो स्टैंडर्ड एज है वह 21 रख ली है कि कोई भी कैंडिडेट 21 से पहले माइग्रेट नहीं हो सकता, यानी दूसरे देश में कमाने नहीं जा सकता। एजुकेशन अलग चीज़ है, माइग्रेंट का मतलब है कमाने के लिए नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, अगर वह मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहा है तो उसके लिए 23 आवश्यकता होगी, और अगर मैं सिर्फ साउथ अरेबिया में जा रहा तो उसके लिए 25 ईयर्स की आवश्यकता होगी। ये कहना है श्रीलंका के द्वारा, यानी 2 एक्सेप्शन दिए इन्होंने, और बाकी जो स्टैंडर्ड एज है वह 21 रखी है। अगली न्यूज़ है IISc बेंगलुरु हैज़ डेवलप्ड ए न्यू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। देखिए GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ये इंस्टॉल की गई है IISc बेंगलुरु के द्वारा IISc बेंगलुरु कैंपस में। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उन्हें उसकी मोर अंडरस्टैंडिंग लेना, यानी उसे और अच्छे से समझ लेना, उसके और जितने भी डिफरेंट रीजन्स है उनको समझना, उनके डिफरेंस को समझना, और इट हेल्प टू साइंटिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग बिटवीन द डिफरेंसेस रीजन्स ऑफ ब्रेन। कुल मिलाकर ब्रेन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU। और क्या डिटेल्स इसके अंदर जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा, वो चीज़ें आप याद रखिए। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसे लॉन्च किया जा रहा है बेंगलुरु में IISc इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और ये जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिस एल्गोरिथम पर बेस्ड है, उसका नाम है RAAI लाइफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेगुलराइज्ड एक्सेलरेटेड लीनियर फैसिसिले इवेल्युएशन। फैसिसिले इवेल्युएशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। फुल फॉर्म आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट बनती नहीं है, आप याद रखिए RAAI लाइफ एल्गोरिथम पर बेस्ड है ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे रिसेंटली IISc बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो कि ये किसके लिए लॉन्च किया गया? इसका पर्पज़ याद रखिए, टू नो द डिफरेंस रीजन्स ऑफ ब्रेन। अगली न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम विद इजिप्टियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर एक एक्सरसाइज की जिसका नाम है टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम। इसमें इंडिया ने अपना जो Su-30 SU-30 MKI ये फाइटर जेट
इन्होंने शोकेस किया, इजिप्टियंस को दिखाया कि हमारा ये जो फाइटर जेट है कितना पावरफुल है, कितनी कैपेबिलिटीज़ है, कितनी इसमें इंपॉर्टेंट है चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होगी, दूसरा इंडिया ने अपना Su-30 MKI को भी प्रमोट कर लिया। तो अगर इजिप्टियन को आवश्यकता होगी तो इसे परचेज भी कर सकते हैं। और ये Su-30 MKI इसे बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इजिप्ट की बात करें तो कायरो इसकी कैपिटल है और इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। इंडिया इजिप्ट के साथ एक और एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है डेजर्ट वॉरियर, और डेजर्ट वॉरियर रिसेंटली हेल्ड हुई थी इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज का नाम याद रखिए, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अगली न्यूज़ है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स न्यू दिल्ली रैंक्स 112 एंड मुंबई रैंक्स 117। इस रिपोर्ट का कहना है जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का है कि कौन सी सिटी रहने लायक है, बात कर रहा हूँ जैसे पोल्यूशन से फ्री होना, ये सारी चीज़ें, या फिर हर चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल नियरेस्ट होना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च किया गया और इसमें टॉप किया वियना। अगर आपको रहना है तो रहने के मामले में सबसे बेस्ट है वियना, उसके बाद आता है डेनमार्क का कोपेनहेगन, फिर आता है स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिक, फिर आता है कनाडा का कैलगरी। तो ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट जगह ये याद रखिए। फर्स्ट पर वियना, फिर कोपेनहेगन, ज्यूरिक एंड कैलगरी, जहाँ पे मोस्ट लिवेबल जगह है। इंडिया में ओवरऑल अगर बात करें सिर्फ इंडिया की, तो इंडिया में न्यू दिल्ली सबसे बेस्ट लिवेबल बता रहा है, अब मुझे लगता नहीं, और बाकी मुंबई सेकंड पर आता है जिसमें 112 ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग है और मुंबई की 117 ग्लोबल रैंकिंग है। यूक्रेन का जो कीव है उससे इंक्लूड किया नहीं गया है क्योंकि देखिए पहले से में बहुत बुरा हो चुका है, अब इसे इंक्लूड करके भी क्या फ़ायदा, बिल्कुल लिस्ट में आता है, बिल्कुल लास्ट में आता है। अभी लास्ट में कौन है, सीरिया की जो कैपिटल है दमास्कुस इसमें बिल्कुल बॉटम में है, लीस्ट लिवेबल जगह है दमास्कुस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ की है ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। इस रिपोर्ट में उनका कहना है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स में 6% डोमेस्टिक वर्कर्स है उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती, किसी प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं नहीं मिलती, किसी प्रकार का बेनिफिट, लीगल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इंश्योरेंस से रिलेटेड मान लो, या फिर किसी प्रकार की कोई भी इन्हें नहीं मिलती है 6% को। और जो 94% है उनको मिलती तो है लेकिन फुल रेंज में नहीं मिलती, उन्हें फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है जैसे कि मेडिकल केयर हो गया, सिकनेस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, फैमिली मैटरनिटी और इंडिविजुअलिटी एंड सर्वाइवर्स बेनिफिट्स, कई प्रकार की जितने भी गवर्नमेंट के या लीगल बेनिफिट्स है वह नहीं मिलते हैं 6% को, तो 90% को भी फुल रेंज में नहीं मिलते हैं। ये कहना है इस रिपोर्ट का। आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। The European Commission proposed a draft law to halve the use of pesticide across the Europe by 2030। यूरोपियन कमीशन ने एक ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उसे 50% तक कम किया जाएगा 2030 तक। इसका रीज़न है कि जो ग्रीन अर्बन स्पेस है उनको जो लॉसेज हो रहा है उसे बचाया जा सके, ओवरऑल एनवायरनमेंट को बचाना इसका मेन उद्देश्य है। और ये बताया गया है यूरोपियन कमीशन के द्वारा। और यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन की एक आर्म है, ये एक एग्जीक्यूटिव आर्म है, यानी डिसीजंस कौन लेता है, यूरोपियन कमीशन लेता है। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कौन लेता है, यूरोपियन कमीशन लेता है, यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत ही आता है। अगली न्यूज़ है द यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ द सी फेयरर्स का जो सी फेयरर होते हैं, जो यानी जो फिशिंग सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों के जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो फिशिंग के दौरान इवन वो एक यानी मौत को भी वह चैलेंज कर जाते हैं, मौत को भी वह फेस करते हैं, डेथ हो जाती है फिशिंग के दौरान। उन लोगों को याद करने के लिए, उन लोगों को ऑनर करने के लिए, फिशिंग सेक्टर में जो इन्वॉल्व लोग हैं उन्हें ऑनर करने के लिए हर साल डे ऑफ सी फेयरर्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हर साल 25 जून को मनाया जाता है, 25 जून को ये मनाया जाता है। इस साल ये 12th एडिशन था, यानी पहली बार 2011 को मनाया गया था और 2022 तक टोटल 12 ईयर्स हो चुके हैं, 12 टाइम बना चुके हैं इसे, तो याद रखिए। और इस साल की जो थीम है वह थीम तो क्या है, हैशटैग चलाए जा रहे हैं जिसका नाम है हैशटैग सी फेयरर्स जनवरी। इसे कैंपेन कह सकते हैं, सी फेयरर्स जनवरी, हैशटैग सी फेयरर्स जनवरी।
अगली न्यूज़ है वर्ल्ड विटिलिगो। विटिलिगो एक बीमारी है और विटिलिगो के इस बीमारी को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 25 जून को ये डे मनाया जाता है। ये विटिलिगो सिमिलर है एल्बिनीज से सिमिलर है, यानी एल्बिनीज में भी जो शरीर में जो ब्लड बनाने के जो मेलेनिन्स होते हैं वो भी नहीं प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें विटिलिगो में भी ये मेलेनिन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। लेकिन एल्बिनीज में क्या होता है कि एल्बिनीज में एक यानी जूनोटिक है, जूनोटिक नहीं, यानी ये एक अगली न्यूज़ है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड विटिलिगो डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 25 जून। हर साल को 25 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड विटिलिगो डे। और वर्ल्ड विटिलिगो डे ये एक बीमारी है विटिलिगो, जो कि देखिए जन्मजात तो नहीं होती है, जन्मजात जो होती है वो होती है एल्बिनिज्म, और ये सिमिलर होती है लगभग विटिलिगो के। देखो एल्बिनिज्म में क्या होता है, पूरा शरीर बिल्कुल वाइट हो जाता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, जैसे वाइटनेस है, ये पूरे शरीर में वाइटनेस हो जाती है। और ये जन्म से ही जो मिलेनिन होते हैं उनकी कमी होती है, या तो बनते नहीं है बिल्कुल होते नहीं है मिलेनिन। और इस विटिलिगो में भी क्या होता है कि ये विटिलिगो जन्मजात तो नहीं होती, लेकिन ये आफ्टर द एज होती है, जैसे कि आप 25 साल के, 30 साल, 45, उसके बाद ये बीमारी धीरे धीरे स्टार्ट होती है। और आपके मिलेनिन जैसे कि जो पेशेंट होते हैं उसके मिलेनिन धीरे धीरे बनना कम होते हैं या फिर बनना बंद हो जाते हैं, इसी वजह से ये बीमारी कॉज होती है। और विटिलिगो भी एक एल्बिनिज्म से सिमिलर है, और हम इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हर साल 13 जून को मनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड विटिलिगो डे हर साल हम 25 जून को मनाते हैं। दोनों में डिफरेंस याद रखिए कि विटिलिगो पूरे शरीर में नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पर चकते हो जाते हैं, और एल्बिनिज्म में हर पूरा शरीर वाइट रहता है, चाहे बाल हो, आपके बाल भी वाइट ही होंगे। ये है एल्बिनिज्म और ये है विटिलिगो। विटिलिगो की बात करें तो हर साल 25 जून को मनाया जाता है विटिलिगो के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और जो इस साल की थीम है उसका नाम है लर्निंग टू लिव विथ विटिलिगो। लर्निंग टू लिव विथ विटिलिगो ये साल की थीम याद रखिए। आपको पता है माइकल जैक्सन भी इस विटिलिगो बीमारी से ग्रसित थे। माइकल जैक्सन जो कि एक किंग ऑफ पॉप है फ्रॉम द USA, अमेरिका के हैं ये माइकल जैक्सन। और माइकल जैक्सन की जो डेथ एनिवर्सरी है 25 जून, उनकी डेथ हो गई थी 25 जून 2009 को, और इसी दिन को ऑनर करने के लिए हर साल वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जाता है। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन ऑफ 29 जून। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 13 जून के में, तब तक के लिए गुड बाय।